नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। प्रदूषण की मार, ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोग बेहाल हो चुके हैं। एक तरफ जहां सर्दी आई, सर्दी से लोग परेशान हैं, साथ ही साथ लोगों को जो सांसों का संकट है वो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब पॉल्यूशन की, स्मॉग की बात करते हैं तो हम सांसों पर संकट की बात करते हैं। इस पॉल्यूशन से कैंसर हो सकता है, आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। आपका मस्तिष्क इससे प्रभावित हो सकता है, इस फैक्टर पर हम बात करते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि यही पॉल्यूशन हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब अपने दर्द महसूस किया होगा हड्डियों में। फॉर एग्जांपल, आपको हो सकता है कि आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ गया हो, आपके घुटनों में दर्द बढ़ गया हो, आपको चलने में तकलीफ हो रही हो। आप सोचेंगे कि हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, लेकिन नहीं। इसका एक बड़ा कारण है ये पॉल्यूशन, और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। खासतौर पर बच्चों की हम जब बात करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत परेशानी बढ़ रही है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस शो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये शो इनके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बारीकी से इनको लेकर जानकारी मिलेगी। और जानकारी हमें देंगे डॉक्टर दीपक अरोड़ा, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू। और जैसा मैंने जिक्र किया कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो दर्द वो हड्डियों में महसूस कर रहे हैं उसका एक बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। जरा लोगों को आप बताइए कैसे ये पॉल्यूशन या स्मॉग लोगों की हड्डियों को प्रभावित कर रहा है। देखो, क्या है कि जो ये स्मोग है इसके अंदर सर एक सेकंड, कल्याण रावत जी भी हमारे साथ में है, पर्यावरणविद। सर मैं आपके पास भी आऊंगी सर, बात पूरी। कल्याण रावत जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, जैसे 2.5 पीएम पार्टिकल, ये पार्टिकल सिर्फ हमारे फेफड़ों तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब ये ब्लड स्ट्रीम में जाने लग गए हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जाके ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे हैं। और कुछ पार्टिकल इतनी ज़्यादा मात्रा में हम इनहेल कर पा रहे हैं कि ये पार्टिकल हमारे जॉइंट्स की जो झिल्ली है उसके अंदर जाने लग गए हैं। और जॉइंट की झिल्ली के अंदर जाते हैं तो बॉडी डेफिनेटली है, बाहर से कोई पार्टिकल आया है उसको रिएक्ट कर रही है, उसके अंदर उसके खिलाफ वर्क कर रही है, तो उसके रिएक्ट कर रही है, तो इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही है। इन्फ्लेमेशन पैदा होने की वजह से आर्थराइटिस के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। आप ये मानेंगे कि ऐसी स्टडी हुई है कि ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, लगातार पोल्यूशन को झेलने की वजह से लोगों में आर्थराइटिस के इंसिडेंट 17% से ज़्यादा बढ़ गए। 17% से ज़्यादा? जहाँ जिस एरिया में पोल्यूशन है और जिसमें पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन वाले एरिया में 17 से लेके 20% लोग ज्यादा आर्थराइटिस से ग्रसित हैं। अच्छा, बच्चों के लिए खास तौर पर हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे होता है बच्चों को बाहर मत लेकर जाइए, स्मॉग है तो बाहर नहीं लेके जा रहे, बच्चों को धूप नहीं दिखा रहे। आजकल पेरेंट्स वैसे भी बच्चा काला हो जाएगा तो सर्दियों में धूप नहीं दिखानी, गर्मी में वैसे ही बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर ये विटामिन डी लोगों को पता ही नहीं है। इसको आप किस तरीके से समझाएंगे कि स्मॉग में एक नया फैक्टर पैदा हो चुका है जो आपकी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा? अब होता क्या है कि विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये हमारी बॉडी जब प्रोड्यूस करती है, ये जब सन रेज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं तो ये विटामिन डी बनता है। अच्छा, लोगों को ये भी क्लियर कीजिए। लोगों को लगता है आप कपड़े पहनकर आप धूप में बैठ गए हैं और आपको विटामिन डी आप ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक सूर्य की किरण हमारे शरीर पे नहीं पड़ती है, स्किन पे नहीं पड़ती है, तब तक विटामिन डी नहीं बनता है। मतलब अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो आपको विदाउट क्लोथ बैठना होगा। हाँ, 40% बॉडी एरिया एक्सपोजर रहना चाहिए। लेकिन क्या है, स्मोग आ गया है। स्मोग आने की वजह से जो अल्ट्रावायलेट बी रेज है जिनसे हमारा विटामिन डी बनना है वो बन नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी नहीं हो पा रही। विटामिन डी इंडियन सिनेरियो में, मतलब भारतीय जो हम नॉन वेजिटेरियन डाइट आपकी नहीं है, तो विटामिन डी हमें एक ही मात्र सोर्स है, वो है सनलाइट। और हम 4 महीने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं तो कपड़े ढक के भेजते हैं। और इसकी वजह से जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, बच्चों के दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में टेढ़ापन बढ़ जाता है। टेढ़ापन हो जाता है? हाँ, क्योंकि बच्चों की हड्डियां ग्रोइंग होती है, उनको तो डेली विटामिन डी चाहिए ही चाहिए। उनको डेली विटामिन डी चाहिए चाहिए। यदि वो विटामिन डी नहीं लेंगे तो डेफिनेटली है कि ये 4-5 महीनों ने विटामिन डी नहीं लिया, उनकी पैरों में दर्द आना है, पैरों में टेढ़ापन आने लग जाता है। पर्टिकुलर मतलब किसी एज के बच्चे के लिए या फिर सारे बच्चे जितने भी हैं? जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं अप टू 16 ईयर, उनको डेफिनेटली विटामिन डी सप्लीमेंट चाहिए जैसे ही पोल्यूशन आने लग जाता है। कल्याण सर, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? ये स्मोक से मुक्ति तो मिल ही नहीं पा रही है। हम सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया, कि हमने बस पेड़ लगा दिए, यही सॉल्यूशन है इसका परमानेंट, या इसका कुछ और हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढकर उस पर काम करना होगा? नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है
और ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं, महानगर जितने भी हैं उनकी समस्याएं भी है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि हिमालय के बड़े शहरों की भी यही समस्या है। जी। आजकल हिमालय के इन बड़े शहरों में भी इसी प्रकार का प्रदूषण दिखाई दे रहा है, स्मॉग बन चुका है। हम लोग देहरादून से मसूरी नहीं देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ हिमालय के ऊपर क्षेत्र में जंगलों पे आग लगी है, ऊपर हिमालय के मैदान जिनको बुग्याल कहते हैं उनमें आग लगी है। ये सारी समस्याएं हैं। तो ये सारी जो प्रदूषण जो हो रहा है ये मानव निर्मित है, और इसके लिए केवल सरकार ही कुछ नहीं कर सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से इसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। और जब तक हम लोग सामूहिक रूप से इस समस्या का निदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये समस्या और गहराती जाएगी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विटामिन डी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, और बच्चे सुबह ही धक धुक करके जा रहे हैं, सारे स्मॉग चारों तरफ बिखरा हुआ है, और इस स्थिति में उनको धूप, कई दिनों तक धूप नहीं मिल पा रही है। तो जरूरी है कि उनके अंदर इस तरह की परिवर्तन आएंगे, उनके घुटनों में दर्द, उसके अंदर उनके अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें अपने स्तर से समाधान ढूंढना होगा, हम लोगों को अपने व्यवहार परिवर्तन लाना होगा, अपने जो हमारी दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन लाना होगा, और तभी जाकर के थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन होगा वो बड़े परिवर्तन को ला सकता है। हमें ज्यादातर स्मॉग के लिए हमें अपने जंगलों को बनाना चाहिए। जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस अनुपात से हमें जंगल बनाने होंगे, और जंगलों को बनाना होगा। अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर उसको कम करना होगा, और जो ज्यादातर जो ये प्राकृतिक गैसों से चलने वाली गैसें वो हैं गाड़ियां हैं, इन पर अंकुश लगाना होगा। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी गाड़ियां ले करके जा रही हैं, इनको भी हम एकदम अंकुश नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि हर आदमी अगर सोच विचार से काम करे कि हम एक गाड़ी में 2-3 लोग जा करके इस समस्या को हल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये लगातार ये बढ़ती हुई समस्या है, ये जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस तरह से ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेसों का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ये सब मिल करके इस स्मॉग को पैदा कर रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत घातक बन रहा है। आने वाले समय और भी ज्यादा ये घातक बनेगी। अभी जनवरी फरवरी का जो महीना है तब ज्यादा ठंड पड़ती है, और ठंड में ये सारी चीजें जो हैं ज्यादा उसमें वातावरण में फैल जाती हैं, और उसका ज्यादा घना आवरण बना देती हैं, तो तब तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सारे कण जो हैं ये हमारे फेफड़े में जा रहे हैं, फेफड़ों से खून में जा रहा है, और उससे कई प्रकार की बीमारियां, आजकल हॉस्पिटल सारे भरे पड़े हैं, बिल्कुल लगातार खांसी जुकाम और बुखार चल रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये समस्या हम लोगों के द्वारा जनित हुई हैं, और हम ही लोगों का इसका समाधान करना पड़ेगा। हमें अपने गांव, अपने घर के आसपास हरियाली लानी पड़ेगी, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी, और हम चाहें कि इस तरह से अपने बच्चों को बचाने के लिए, विशेषकर बूढ़े और जो बच्चे हैं जो ज्यादा चल नहीं सकते हैं, जिनको सहारे की जरूरत पड़ती है, इन लोगों को हमें इस स्मॉग से बचाना होगा। बेशक हमें इस पर काम करना होगा। और पहाड़ों की बात करें आज की डेट में, अगर सर AQI देखें पहाड़ों का, तो वो भी 48-50 हो चुका है। मतलब जबकि पहाड़ों पे कम से कम 2, 3, 5, 10 तक एटलीस्ट होना चाहिए, वहां पर भी 48-50 हो चुका है। तो ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि हड्डियां प्रभावित हो रही है, बच्चों के पैर तक टेढ़े हो जाते हैं, और माँ बाप को जब पता लगता है तब तक बहुत देरी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ हमारे जो दर्शक इस वक्त शो देख रहे हैं उनको वक्त रहते है जानकारी मिले, करें क्या अपने बच्चों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। जैसे ही सर्दियां आ जाए तो विटामिन डी सप्लीमेंट डेली डोज आती है, इसकी वो स्टार्ट कर दे। यदि विटामिन डी बच्चा आपका छोटा है, 2 साल या 4 साल तक का बच्चा है, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी है। यदि 4 साल से 10 साल का बच्चा है तो 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी है। और यदि बच्चा 10 साल से बड़ा है, मतलब कि ग्रोथ स्पर्ट में आ गया है, तो 1000 से लेके 2000 इंटरनेशनल पर डे हम ले सकते हैं। ये डेली डोज है, मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट भी करवा के फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर आप ये सोचें कि सब कुछ डाइट के भरोसे मिल जाएगा। इंडियन सिनेरियो में हमारा ये कल्चर रहता है कि हम जो भी मिले हम डाइट से पूरा कर लें उसको। हल्दी से, ये सब अच्छी चीज़ होती है, हल्दी खानी चाहिए, ये सब कुछ इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। हल्दी हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च हुई। लेकिन एक विटामिन डी एक ऐसा है जो मेनली फिश लीवर ऑयल या कोल्ड लीवर ऑयल में या एग योक में, इनमें मिलता है। वो हम अब इंडियन सिनेरियो में हम फिश लीवर ऑयल नहीं यूज़ करते हैं। हम अपने घरों में जो भी खाना बनाते हैं, या तो सरसों का तेल है या फिर जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमेशा वेजिटेबल जो भी यूज़ करते हैं तो नॉन वेज नहीं सोर्स होता है जनरली। तो विटामिन डी एक ऐसी रिकमेंडेशन है मेरी कि विटामिन डी आपको जैसे ही सर्दियाँ आती है बच्चों को देना चाहिए रेगुलर बेसिस पे।
डॉक्टर से कंसल्ट करके या डेली डोज मैंने आपको बताई है उस हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये अर्थराइटिस के केसेस बचें इसके लिए क्या करें? अच्छा, आर्थराइटिस एक अलग इशू है। आर्थराइटिस जैसे ये डायरेक्ट जो है सर्दियों से लिंक है, डायरेक्ट इसका पोल्यूशन से लिंक है। आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर बढ़ता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के इंसिडेंट 20% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका एक खास बात है कि घर में हम यदि एयर प्योरीफायर लगाएं, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें ताकि ये पार्टिकल कम से कम हमारे बॉडी के अंदर जा सके। दूसरा, कुछ खाने की भी हम बातें करें तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी फूड कहते हैं, मतलब जो बॉडी में हमारे इन्फ्लामेशन कम करते हैं। तो जैसे हम मान लें कि जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च हुआ, होल ग्रेन, जैसे होल ग्रेन हो गए, जैसे ओट मील आ गया। ओट मील के अलावा किनुआ भी एक तरह से चावल बनाया जाने वाला एक पदार्थ है, जैसे चावल बनाते हैं ऐसे किनुआ बनता है, ये भी एक होल ग्रेन फूड होता है। तो जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फैटी फिश जिसको बोलते हैं, जो आती है वो भी इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर कम करती है। जो बेरीज आती हैं ये भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम करती है। तो ये फूड हमें ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे रिफाइन ग्रेन है, जैसे मैदा हुआ, पास्ता हुआ, स्वीट हो गए, मीठा, जितना भी मीठा आप लाओगे बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। एक तो पोल्यूशन से इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है और हम फूड भी ऐसा ले रहे हैं जिससे इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमें आर्थराइटिस की तरफ लेके जा रहा है। तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मतलब शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। दूसरा ये कि हेल्दी फूड में आप आगे बढ़िए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि अदरक को, मतलब अदरक, काली मिर्च, ये तो ऐसा है कि घर घर में इस्तेमाल होती है। हल्दी बहुत अच्छा एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है। हाँ, कच्ची हल्दी यदि आप पानी में डाल के सुबह लेते हैं, उसके साथ काली मिर्च मिलाना जरूरी होता है। तो कच्ची हल्दी आप लेते हैं, ये एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम कर देता है और ये बहुत अच्छा सोर्स है हमें हेल्दी रखने का। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं सर्दियों के टाइम पे। और कल्याण सर, अगर आपके पास आते हो मैं ये पूछूं कि ये जो अभी पॉल्यूशन है इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिस पर अभी रिसर्च हो रही है, उसको पता लगाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि ये बहुत ही हार्मफुल हैं। तो अभी लोगों के पास क्या ऑप्शन है? लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कहा पेड़ लगाएं, लेकिन छोटे छोटे घरे लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। महानगरों का तो हाल यही है, ज़मीनें कम पड़ रही है, लोग बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं? अभी यह सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अभी जो बड़े परिवार हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, अच्छे परिवार वाले लोग हैं, तो ये तो कहीं से दवाइयाँ और इस तरह के सप्लीमेंट दवाइयाँ खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या उन लोगों की है भारत में जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास इतने बड़े संसाधन नहीं हैं। उनके लिए समस्या है कि वे कहाँ से इस प्रकार की अपनी व्यवस्था कर पाएंगे। उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती है, तो उनकी भी हमें देखना होगा। और विशेषतः ये भी है कि आजकल ठंड की वजह से हर जगह आले जल रहे हैं। सब जगह सरकार कहती है कि हम तो गरीबों के लिए बहुत सारा जगह जगह हर चौराहे पर जो है हम आग की व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े बड़े आले जल रहे हैं। इनसे जितना धुआं हो रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो सरकार को इस चीज़ के लिए प्रबंधन करना चाहिए कि किस क्षेत्र में ये आले जलाने चाहिए, कहाँ जरूरत है। आप ऐसी जगह पर जला रहे हैं जहाँ क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, वहाँ तुमने आले जला करके रखे हैं। केवल आप ये देखते हैं कि हमारी सरकार इतनी लोकप्रिय है, हम सब जगह आले जला रहे हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा सा हमें प्रबंधन की भी जरूरत है कि हम उन क्षेत्रों में जहाँ गरीब तबके रहते हैं, जहाँ जरूरत है, जहाँ पर लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, इंतजार करते हैं, उन स्थानों पर हम थोड़ा सा गर्मी के लिए आले जला सकते हैं। और उसके बाद अगर हो सकता है हम तो वैकल्पिक व्यवस्था भी हमारे पास है, कुछ सोलर हम वहाँ पर वो लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, इस तरह के कोई और व्यवस्थाएं वहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि हमें प्रदूषण से बचना है। प्रदूषण हर कोई इससे, चाहे वो कोई अमीर हो गरीब हो, इस प्रदूषण से बच नहीं सकता है। तो हमें हर किसी का उसमें ये देखना होगा। पहले लोग कहते थे पराली जलती है, पराली जलने से ये सारा प्रदूषण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पराली तो अब भी नहीं जलती है, तो अब ये प्रदूषण किसका हो रहा है? ये तो सब हम लोग कर रहे हैं। सारे जगह जगह प्लास्टिक के ढेर कर रखे हैं, प्लास्टिक के ढेरों पर आग लगा रहे हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है सारा लोग उससे ये सोचते हैं कि शायद हम ये आग जला करके आग ताप लेंगे, और उतना सारा जो जहरीली गैसें उस प्लास्टिक को कूड़े से जलाने से निकल रही हैं, वो सारा प्रदूषण पैदा कर रही हैं। और फिर वो नमी को पा करके वो और ज्यादा मतलब खुद लोग गलतियां कर रहे हैं और सवाल दूसरों से पूछ रहे हैं। इसका आसान शब्दों में ये कह सकते हैं। सर फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर दीपक सर लोगों से? क्या है कि अब पोल्यूशन हो रहा है, हमें अपनी तरफ से सब कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन कम से कम हो। जो हम केयर कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है और हमें इससे लड़ना है। एक तो पोल्यूशन होने नहीं देना है,
दूसरी बात यह है कि यदि पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें हमें फेस करना है, जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो हमें करना है। जैसे बाहर यदि हम जाते हैं मास्क लगाएं, यदि एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं तो बेटर है कि घर में एयर प्योरीफायर ही लगाएं। दूसरा, जो हमें नियमित जो हमारे वॉक है, नियमित व्यायाम है, जो हम बाहर पोल्यूशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उसे घर में भी कंटिन्यू करें। घर में भी यदि आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप लोगे, यदि आप 10 मिनट या 5 मिनट चलते हो घर में भी इधर उधर, वो भी एक तरह से एक्सरसाइज के पार्ट होता है। क्या होता है कि हम जनरली फीमेल्स के लिए आता है, फीमेल्स घर में रहती हैं, वो एक जगह खड़ी रहती हैं, वो सोचती है कि ये एक्सरसाइज का पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। उनको एक जगह खड़े रहना नहीं है, उनको भी वॉक करते रहना, बीच में जो काम करते रहना उनको वॉक करते रहना। और 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में व्यायाम बहुत जरूरी है। इस समय व्यायाम का बहुत रोल आ जाता है। जब हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आउटडोर में नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है हमें जॉइंट्स के लिए। क्या होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है, जैसे ही स्मोक बढ़ने लग जाता है, कम है सर, जल्दी से आपको साफ करना होगा। जैसे ही स्मोक बढ़ने लग जाता है, हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लग जाती है। हमारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जोड़ हमारे सख्त हो जाते हैं। यदि आप सुबह उठ के यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस चीज से आप इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, विटामिन डी की कमी आपको ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भारत 24 देखते रहिए। नमस्कार।